ठीक है, देखो अभी दिस इज पेज नंबर 1। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था वेव मोशन में पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी क्या होती है, पूरा डिस्कशन हो गया था हमारा, है ना। पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी हो गया था ना डिस्कशन इतना। यस सर। ठीक, अभी आज अपन आगे पढ़ते हैं इसमें फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, मान लो ये कोई वेव है, y of x t is equals to y a sin ओमेगा t माइनस kx, या फिर kx माइनस ओमेगा t लिख सकते हो आप, kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई नॉट। इस इक्वेशन में फेज वाला टर्म कौन सा है? विच टर्म इज द फेज? इस पूरी इक्वेशन में फेज कौन सा टर्म है? फाई नॉट। इनिशियल फेज, वो इनिशियल फेज होता है बेटा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये पूरा इतना जो टर्म है ना, दिस इज कॉल्ड फेज। ये फेज है, मतलब इस वेव इक्वेशन में फेज विल बी गिवन बाय के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट तो इनिशियल फेज है और के एक्स माइनस ओमेगा टी ये पूरा टर्म कहलाता फेज। और वेव की जो फेज होती है उससे क्या पता चलता है? उसका स्टेटस पता चलता पार्टिकल का। तो बेसिकली ये जो टर्म है ना, ये इक्वेशन किसकी है? या तो आप इसको वेव इक्वेशन बोलते हो, और अगर आप वेव इक्वेशन नहीं बोल रहे हो तो है क्या एक्चुअल में? क्या है ये? दिस इज वेव इक्वेशन या फिर कुछ और है? ये बताओ जल्दी से। ये कोई वेव है, अब इसको वेव इक्वेशन भी बोलते हैं आप, और ये एक्स डायरेक्शन हो गया, मान लीजिए वाई डायरेक्शन हो गया, ये हो गया ओरिजिन। तो यहाँ कहीं पर जो पार्टिकल पी है उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो वेव मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का भी फंक्शन होता है एक्स का, मतलब कहां पे पार्टिकल लोकेटेड है, और टाइम का भी फंक्शन होता है कि उस टाइम पे वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो इतना जो टर्म होता है, दिस टर्म इज द फेज। अभी समझ गए या नहीं? पूरा क्लियर हो गया इतना? हेलो, क्लियर हो गया? यस सर। तो ये पूरा टर्म फेज है। अब मान लो यहां से x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, ये a, ये कितने डिस्टेंस पे है? x1। उसी टाइम पे आप किसी दूसरे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर कोई पार्टिकल है, उसी टाइम पे ये x2 डिस्टेंस पर है। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? पाथ डिफरेंस तो डायरेक्ट यहां से निकल गया आपका x2 माइनस x1 से, कि भाई कितने डिस्टेंस पे है। और ये जो स्नैपशॉट है या जो वेव आप देख रहे हो एनी टाइम t पर देख रहे हो, तो t टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे और ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है। तो ये फेज की इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर इस पार्टिकल की जो फेज आएगी, फेज ऑफ पार्टिकल A, दिस इज गिवन बाय के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और ये वाले पार्टिकल की जो फेज है, B वाले पार्टिकल की जो फेज आएगी, फाई बी इज इक्वल्स टू के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये इस पार्टिकल की फेज ये हो गई और इस पार्टिकल की फेज ये हो गई। तो फेज डिफरेंस कितना बन गया यहाँ पे? सो देयरफॉर फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई, मतलब फाई बी माइनस फाई ए आपने ले लिए। ये दो अलग अलग पार्टिकल का के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, मतलब इस इक्वेशन में से इसको सेपरेट कर दोगे तो इसमें से इसको अगर आप सेपरेट करते हो तो क्या बचेगा? k इंटू x2 माइनस x1 बचेगा। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? खत्म हो जाएगा डिफरेंस लेने पे, हाँ या ना? अरे हाँ समझ सर। चलो मैं पूरे लिख देता हूँ भाई, आप दोनों को डिफरेंस ले लो यहाँ पे। दिस इज के x1 माइनस या के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एंड अगेन माइनस के ऑफ x1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर देख सकते हो आप, क्या क्या कैंसिल हो गया? ओमेगा टी फाई नॉट कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का साइन। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना बच रहा आपका?
यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आ गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के ऑफ x2 माइनस x1। तो डेल्टा फाई जिसको आप फेस डिफरेंस बोल रहे हैं, k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, और ये बन गया तुम्हारा डेल्टा x। एंड व्हाट इज डेल्टा x? दिस इज पाथ डिफरेंस, एंड फेस डिफरेंस आप किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा फाई से डिनोट कर रहे हैं। तो फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इस तरह से रिलेटेड होते हैं। और अब ये तुमको समझ में आया होगा कि जब हम इंटरफियरेंस पढ़ रहे थे तो फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को आप इस तरह से क्यों रिलेट कर रहे थे, समझ गए या नहीं? यस सर। समझ गए? फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस क्यों इस तरह से रिलेट कर रहे थे, अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। समझ गए? देख लो। अरे भाई समझ गए इक्वेशन, फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिया सर। बोलो। सर किसी पार्टिकल की इक्वेशन तो a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है, तो यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी क्यों लिए? कहाँ पे? सर यहाँ पे a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी। देख ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये फेस के लिए, ठीक है? हाँ सर। इसको आगे यहाँ पे आप आपस में आगे पीछे कर सकते हो, के एक्स लिख दो पहले या ओमेगा टी लिख दो। हाँ, बीच का जो माइनस साइन है ना, इसका सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। बीच के माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि वेव किस डायरेक्शन पे जा रही है। बाकी इनको आपस में पलट के लिख सकते हो, किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे, ठीक है? समझ हाँ गए? सर। हाँ सर। तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का। हो गया लेकर? सर। हाँ बोलो। सर आइडेंटिकल कंडीशंस में अगर किसी वेव का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस जीरो रहा तो ऑटोमेटिक सेकंड थिंग भी पाथ या फेज डिफरेंस जीरो ही आएगा ना? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे थे। किसी वेव का अगर पाथ डिफरेंस जीरो रहा तो आइडेंटिकल कंडीशंस में उसका फेज डिफरेंस भी जीरो ही आएगा ना? पाथ डिफरेंस जीरो तो फेज डिफरेंस भी जीरो, हाँ, क्योंकि ये रिलेशन इस तरह से तो है। मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं रहेंगे ना जिसमें पाथ डिफरेंस जीरो है पर फेज डिफरेंस डिफरेंट है? देख, या तो जीरो लिखोगे या 2 पाई लिखोगे या 4 पाई लिखोगे, इस तरह से चलेगा फिर वो, ठीक है? हाँ सर। जीरो की मीनिंग भी वही होगी और 2 पाई की मीनिंग भी वही होगी, ठीक है? यहाँ पे आप एक ही वेव में दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में पाथ डिफरेंस पता है, तो दोनों के बीच में आप फेज डिफरेंस आपने इस तरह से निकाले। आप यही चीज दो अलग अलग वेव के लिए भी कर सकते हो, तो भी मेथड यही आती है इक्वेशंस की, ठीक है? समझ गए? यस सर। यहाँ पे वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, दो अलग अलग वेव लोगे तो फिर फ्रीक्वेंसी भी सेम लेना पड़ेगा, तब आप इस तरह से लिखोगे। अगर दो अलग अलग वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो फिर कैलकुलेशन ही अलग आ जाएगा, ये रिलेशन जनरेट नहीं होगी। फिर ये रिलेशन जो है ना, ये तभी वैलिड है अगर आप दो अलग अलग वेव के लिए कर रहे हो तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है? फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो फिर ये इस तरह से थोड़ी बनेगा, जो ओमेगा टी वाला टर्म है वो कटेगा नहीं ना। तो यहाँ पे हमने एक ही वेव में दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस कितना वो निकाला यहाँ पे, बट ये हर कहीं पे एप्लीकेबल होगा। अलग अलग वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है वहां पर भी ये अप्लाई होगा, ठीक है? मोहित, हेलो मोहित। सर वेदांत। हाँ वेदांत, अभी समझ गया वेदांत? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? ले लिया सर। हाँ सर ले लिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 पे जाता हूँ मैं। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। अब एक ही पार्टिकल पे फोकस करते हैं, पर पेज नंबर 2 फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस के लिए। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। Now this is page number 2. Relation between phase difference and time
डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई, टाइम डिफरेंस मतलब डेल्टा टी। ठीक है, देखो ये मान लो कोई वेव है ना, थोड़ी देर बाद ये जो वेव है इसका स्नैपशॉट ऐसा आएगा, ये ऐसी कुछ दिखाई देगी आपको। तो ये अभी कब है ये वेव, टी टाइम पे। ये कब है, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे। आप किसी एक पार्टिकल को ले लो, जैसे मान लो आप अभी ये वाले पार्टिकल को लीजिए, ठीक है, ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। तो अभी ये पार्टिकल यहां पर है और फिर t प्लस डेल्टा टी टाइम पे ये यहाँ पे आएगा, टी टाइम पे यहाँ पे, t प्लस डेल्टा टी टाइम पे यहाँ पे रहेगा ये पार्टिकल। अरे समझ गए कि नहीं, पोजीशन सेम है, आप एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो x लोकेशन पे है, समझ गए ना। लेकिन दो अलग अलग टाइम पे, दो अलग अलग इंस्टेंट में भी इनमें फेस डिफरेंस आ जाएगा। अभी ये यहाँ पे, और जैसे अगर आप इसके SHM को देखोगे तो ये हो गया यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 और इधर पे y इक्वल्स टू प्लस ए एंड दिस इज y इक्वल्स टू माइनस ए, और ये लोकेशन कहाँ पे x। तो t टाइम पे अभी ये पार्टिकल यहाँ पर है और फिर आप यहाँ कहीं पे देख रहे हैं इसको t प्लस डेल्टा टी टाइम पे, तो यहाँ पे अलग फेस होगी, यहाँ पे अलग होगी इसकी। अभी जैसे ये यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा, हो सकता है यहाँ पर भी ये नीचे की तरफ जाए, लेकिन लोकेशन अलग अलग है ना इनके, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग इंस्टेंट पे, तो इनके बीच में फेस डिफरेंस भी तो क्रिएट होगा ना यहाँ पे। भले हम एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं। इसके पहले क्या किए थे हमने, अलग अलग लोकेशन के पार्टिकल में फेस डिफरेंस निकाले थे। समझ गए दोनों में डिफरेंस? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। इसके पहले हमने अलग अलग लोकेशन के पार्टिकल में फेस डिफरेंस निकाला था, वहां पे एक ही टाइम पे हमने देखा था। यहाँ पे एक अलग अलग टाइम पे एक ही पार्टिकल में क्या फेस डिफरेंस है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी, ये x डिस्टेंस पर लोकेटेड है ये पार्टिकल यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर दिस पार्टिकल y ऑफ xt विल बी गिवन बाय a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस फाई नॉट आप लिख दो। तो और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना ये फेस है, तो फेस की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो आप इस फेस को पहले टी टाइम पे देखोगे और फिर टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे देखोगे, तो फेस एट टाइम टी विल बी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट एंड फेस फिर t प्लस डेल्टा टी टाइम पे जब आप देखोगे तो ये कितना आएगा, ओमेगा ऑफ t प्लस डेल्टा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो दोनों का डिफरेंस ले ले, ये हो गया मान लो इनिशियल फेस और ये वाला हो गया मान लो फाइनल फेस। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा फाइनल फेस माइनस इनिशियल फेस, तो इसमें क्या बचेगा, kx वाले टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने पे कितना बचेगा, ओमेगा ऑफ डेल्टा टी बचेगा। तो फेस डिफरेंस इज इक्वल टू ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाई टी और ये है डेल्टा टी। तो फेस डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में ये रिलेशनशिप यहाँ पे आएगी। कैलकुलेशन देख लो, समझ गए या नहीं? कैलकुलेशन देख लो भाई, समझ गए? हेलो, कैलकुलेशन देखो सर। हाँ सर तो टोटल फेज डिफरेंस मतलब इनिशियल वाला और पाथ वाला और टाइम वाला भी रहेगा ना? हाँ ठीक है सर। तो टोटल पे नहीं, टोटल पाथ डिफरेंस आप कैसे देख रहे हो, अलग अलग टाइम पे देख रहे हो तो कौन से पार्टिकल के लिए देख रहे हो, और अगर सेम टाइम पे देख रहे हो तो अलग अलग पोजीशन वाले पार्टिकल के लिए आप देख रहे हो। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है ना बेटा। यहाँ पे पाथ डिफरेंस अलग आपने कैसे, सॉरी फेस डिफरेंस कैसे निकाला, अलग अलग टाइम पे निकाला, और इसके पहले आपने कैसा निकाला था फेस डिफरेंस, अलग अलग लोकेशन अलग अलग डिस्टेंस वाले पार्टिकल के लिए निकाला था। समझ गए दोनों में फर्क? हेलो सर। दोनों फर्क है, ये टाइम और फेस के बीच में रिलेशन है, उसके पहले टाइम फेस और पाथ के बीच में रिलेशनशिप थी। दोनों अलग अलग बातें होंगी। हाँ बोलो।
सर तो इसमें इसमें अभी जो केस पढ़ रहे हैं, इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है ना इन दोनों पार्टिकल में? नहीं, इसमें पाथ डिफरेंस नहीं, क्योंकि आप उसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं। बस ये है कि वो जो पार्टिकल है जैसे ए, वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे हो, मतलब उसके ऑसिलेशन को आप देख रहे हो, लेकिन वो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस नहीं, आप उसी पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो वो अलग अलग जगह पे उसकी फेज भी अलग अलग आएगी ना, समझ गए? हाँ सर। एक इंस्टेंट टी पे है और एक कब है, टी प्लस डेल्टा टी पे है, तो अलग अलग इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे उसकी स्टेटस अलग अलग है। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी। ले लिया सर। पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। Now this is page number 3. ठीक है, पेज नंबर 3 देखो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो, ये जो इक्वेशन है y ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है पार्टिकल की वेव मोशन पे, और ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन भी अपन इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स बचेगा। फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस आ जाएगा और a एज इट इज रहेगा और ओमेगा डबल बार हो गया a ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब यहाँ पे मैं माइनस साइन लेके ओमेगा स्क्वायर y लिख सकता हूँ। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1, दो बार डिफरेंशिएट करने पे। समझ गए या नहीं? ये हेलो, समझ गए? हाँ सर। अब आप t के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एंड dy अपॉन dx अगर निकालोगे तो cos का डेरिवेटिव sin आएगा a एज इट इज, सॉरी sin का डेरिवेटिव cos, और ओमेगा की जगह माइनस के बचेगा यहाँ पे। तो इट इज माइनस के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसको भी अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हो, डबल डेरिवेटिव ले लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो cos का डेरिवेटिव ये a एज इट इज है, एंड माइनस के, एक और माइनस साइन आ जाएगा cos के डेरिवेटिव कारण, ये माइनस के इसके लिए, और एक बार और माइनस के, और cos का डेरिवेटिव क्या बन गया फिर यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो इट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ के स्क्वायर, और a इंटू साइन ओमेगा टी वापिस y बन गया। तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ इक्वेट वगैरह कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपन, इक्वेट कर लो या डिवाइड कर लो, कुछ कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, वेव वेलोसिटी। तो ये वेव वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया इनटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
प्रोग्रेसिव वेव। ये समझ गए या कोई डाउट है यहाँ पे? देख लो, डिवाइड सर करके देख डाउट लो। था उसमें। हाँ बोलो क्या सर डाउट? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए ना? क्या सर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए ना डिवाइड करने के बाद? कहाँ पे? सर इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। नहीं, उसके बाद का एक और स्टेप कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से सॉल्व करने के बाद में एक स्टेप बढ़ा दिया। जाते हैं पेज नंबर 4। Now this is page number 4। देखो, प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन। प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन कैसे बनता है? देखो, ये मान लो कोई प्रोग्रेसिव वेव है और ये इस डायरेक्शन पे जा रही है, एक्स डायरेक्शन पे। पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं। पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन। जैसे ये पार्टिकल ये वाई डायरेक्शन पे ऑसिलेट हो रहा है और जो वेव है ये एक्स डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है ना? तो प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? यहाँ पे ये टाइम और पोजीशन दोनों का फंक्शन आएगा, ये एनी टाइम टी पे और ये पोजीशन। तो y इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। इट इज, आप ऐसा लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। 1 मिनट। डिस्प्लेसमेंट of a particle y is a function of position and time। दोनों का फंक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग है, बाकी मैथ्स वाले बच्चे फैमिलियर है फंक्शन वगैरह से, तो नीट वाले ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना? नीट वाले बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जेई वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है पार्टिकल का, ये डिस्प्लेसमेंट जिसका y, ये किसका फंक्शन हो गया? x और t का। अब ये फंक्शन की खास बात क्या होती है? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कैसा होना चाहिए? ये कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड इट इज फाइनाइट। कंटिन्यूअस भी और फाइनाइट भी हो। इट इज फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t। इट इज फाइनाइट for all value of x and t। x की किसी भी वैल्यू और टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए ये फाइनाइट होना चाहिए, मतलब नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आप लिखोगे पार्टिकल का प्रोग्रेसिव वेव में, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए x और t की सभी वैल्यू के लिए। इस तरह का ये फंक्शन हमको चाहिए, ठीक है ना? तो हार्मोनिक वेव फंक्शन जब आप लिखते हो यहाँ पे, तो वेव विल बी गिवन बाय एफ ऑफ, आप इसको ax एंड प्लस माइनस आप bt लिख सकते हो। और यहाँ पर प्लस का साइन कब लोगे? इफ वेव ट्रेवल अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। जब ये नेगेटिव x डायरेक्शन पे आएगा तो प्लस साइन, और माइनस साइन कब आएगा यहाँ पर का? If a wave travel along positive x direction, जब ये पॉजिटिव x डायरेक्शन पे आएगी तो यहाँ माइनस का साइन। एंड वेव स्पीड विल बी गिवन बाय, इन दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो b अपॉन a। टाइम का कोफिशिएंट और पोजीशन के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल बनेगा? वेव स्पीड के बराबर बनेगा। तो जेई वाले बच्चे ध्यान रखें कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है वेव मोशन में, वो उसका जो फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t होना चाहिए। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। फंक्शन पढ़े हो ना मैथ्स में? हेलो, फंक्शन पढ़े हो ना मैथ्स में? हाँ सर। ठीक है। अब ये इधर का लेफ्ट साइड का पोर्शन, अब राइट साइड वाला पोर्शन नीट वाले बच्चों के लिए भी है। तो फंक्शन में अपन ने क्या लिखे? वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? x और t का होना चाहिए। तो वेव स्पीड
किसका रेशियो होता है? टाइम का जो कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय पोजीशन के कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा किसके बराबर बनेगा? वेव स्पीड के बराबर बनेगा। तो ये ध्यान रखोगे नीट वाले भी, बाकी पूरा जेई वाले तो पूरा ध्यान रखेंगे, नीट वाले इस तरह से ध्यान रखोगे। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? हाँ सर। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 5 पे आते हैं ना। हाँ, ये थोड़ा समझने वाला पोर्शन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान रखना। हाँ, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट ले रहा हूं मैं और टाइम लगेगा, मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे बेसिकली। नाउ क्वेश्चन भी आप समझ लो। नाउ देयर आर टू वेव पल्स, दो वेव पल्स इस तरह से आ रही हैं, एक ही लाइन पे हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है। एक वेव पल्स ये है, दिस इज वन ऑफ द वेव पल्स, और इसकी जो विड्थ है यहाँ पे ये है 2 सेंटीमीटर, और ये वाले डायरेक्शन पे ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, जो गैप में ले रहा हूं ये एक वेव पल्स है, ये इस डायरेक्शन पे जा रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, और इसकी विड्थ भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर की, और ये जो गैप है ये मान लो यहाँ पे 0, ये 2, फिर ये 4, फिर ये 6 एंड देन 8 एंड देन 10 एंड देन 12, और ये डिस्टेंस x हो गया आपका, और ये वैल्यू आप इसको काय में ले रहे हैं? यहाँ पे सेंटीमीटर में ले रहे हैं। फिर एक और वेव पल्स आपने लिया, देखो 1 सेकंड में ये कहां पे पहुंच जाएगी ये वाली वेव पल्स? 1 सेकंड में ये वेव पल्स यहां से यहां आ जाएगी, फिर अगले सेकंड में यहां पे पहुंच जाएगी, फिर अगले सेकंड में यहां पे पहुंच जाएगी। मतलब 1 सेकंड में यहां देखेगी, दूसरे सेकंड में यहां देखेगी, तीसरे सेकंड में यहां पे देखेगी। ठीक है, समझ गए? तीसरे सेकंड में यहां पे देखेगी, पहले सेकंड में यहाँ पे, दूसरे पे यहाँ पे, तीसरे पे यहाँ पे। और एक और जो वेव पल्स है ये इट इज इन ट्रायंगुलर शेप, ये इस तरह की शेप की पल्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है, और ये कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है। ये वाले डायरेक्शन से आ रही है। दूसरी जो वेव पल्स है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है यहाँ पे। दिस इज x, और ये सेंटीमीटर में मैंने लिया, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे 14 है, मतलब ये 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 एंड देन 14। ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से ये वाले डायरेक्शन पे आ रही है। ये ट्रायंगुलर वेव है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इतना इसका, मतलब इसका बेस भी 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आफ्टर देखो ये 1 सेकंड में यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे, और ये 1 मिनट, थोड़ा सा डायग्राम बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पे चेंज कर दूं। जीरो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 4 सेकंड बाद जो रिजल्टेंट पल्स बनेगी वो किस तरह की बनेगी आपको बताना है। आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड के बाद में, चलो मैं इसके शेप को ना थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं तो ज्यादा बढ़िया। इसकी जो हाइट है यहाँ पर, इसकी हाइट यहाँ पर कितनी है? दिस इज 1 सेंटीमीटर, और एक और पल्स ऐसी लिया मैंने यहाँ पर, इसकी हाइट है यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
और इसकी विड्थ ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये 0.5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ये 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर आ रही है और ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। 4 सेकंड बाद क्या होगा बताओ? आफ्टर 4 सेकंड क्या होगा एंड आफ्टर 6 सेकंड क्या होगा? फाइंड रिजल्टेंट पल्स एट 4 सेकंड एंड एट 6 सेकंड। 4 सेकंड और 6 सेकंड के बाद क्या होगा? रिजल्टेंट पल्स कैसे बनेंगी? समझ गए या नहीं? क्वेश्चन समझ गए? एक वेव पल्स इधर से ऐसी आ रही है, दूसरी वेव पल्स इधर से ऐसी आ रही है, एक ही लाइन पे चल रही है। इसकी वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। 4 सेकंड बाद रिजल्टेंट पल्स आपको कैसी दिखेगी? ठीक है, अरे समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। समझ गए? और 6 सेकंड में कैसी दिखेगी? मुझे लग रहा है ये डेटा मुझे थोड़ा सा ऐसा लेना पड़ेगा। ये 4 सेकंड में कहाँ आएगी? 1 2 3 4 सेकंड में ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये 1 2 3 4 हाँ ऐसा कुछ आएगी, लेकिन 0.5 से चल रही ना ये, इसकी वेलोसिटी 1 रहने तो ठीक है ना? ओके, अभी बराबर है। तो सबसे पहले ये जो सिचुएशन ये t इक्वल्स टू 0 की, ये और ये अगली सिचुएशन में यहाँ पे नीचे ड्रॉ करूंगा। x ये सेंटीमीटर पे है और ये वाली पोजीशन तो यहीं पे 0, ये 2, फिर ये 4, ये फिर 6 और ये फिर हो गया आपका 8, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 12 और ये हो गया यहाँ पे 14। समझ गए? चलो अब ये t इक्वल्स टू आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद ये कैसे दिखेगा? जल्दी बताओ। 4 सेकेंड बाद ये कैसे दिखेगा? 4 सेकेंड बाद ये कैसे दिखेगा? जल्दी बताओ भाई। 4 सेकेंड में ये पल्स कहां पर पहुंचेगी? पहले सेकंड में यहाँ जाएगी, दूसरे पे यहाँ पे, तीसरे पे यहाँ पे, 4 सेकंड पे यहाँ पे आ जाएगी। मतलब 4 सेकंड बाद ये वाली पल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी, है ना? ये वाली जगह पे आ जाएगी। अरे समझ गए कि नहीं? ये yes, पल्स यहाँ आ गई। ये कौन सी पल्स है? फर्स्ट। ये कौन सी पल्स है? सेकंड। तो ये फर्स्ट वाली यहाँ आ गई। 4 सेकंड में ये कहां पर आएगी? ये वाली पल्स 9 और 10 के बीच। ये 1 सेंटीमीटर है। 2 सेकंड में यहाँ तक पहुंच जाएगी, 9 के बीच में। 3 सेकंड में, हाँ 8 और 9 के बीच में, यहाँ कहीं पे 9 है। तो जो दूसरी वाली पल्स है बेटा, वो भी यहाँ कहीं तक पहुंच जाएगी। आया ना? इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ब्लू कलर से बना दिया मैंने अभी। तो जो दूसरी वाली पल्स है वो यहाँ पे आ गई, लेकिन इसकी हाइट और इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 0.5 है। अब मतलब ये दोनों पल्स यहाँ पे इंटरफियर कर रही हैं। जब ये इंटरफियर करेंगी तो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसा बनेगा? कुछ अलग आएगा कि नहीं रिजल्टेंट? हाँ सर। यस सर, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर का एम्पलीट्यूड बढ़कर इतना हो जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट है वो ये वाले पेन से मेंशन होगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कि आफ्टर 4 सेकंड में इतना पोर्शन ये और ये वाला पोर्शन ऐसा आएगा। ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगी, ये भी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, लेकिन ये वाले पोर्शन का एम्पलीट्यूड आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। इतना एम्पलीट्यूड कितना आएगा? यहाँ तक का 1.5 सेंटीमीटर। ये टोटल 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर का कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर, मतलब जो इसका था। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। यस सर। नहीं समझा? सर 1 सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर कंप्लीट किया तो 4 सेकंड में 8 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा, तो 6 और 8 के बीच में आएगा ना? कौन सा वाला? ये? हाँ सर। ठीक है। 1 सेकंड बाद ये यहाँ दिखेगी ना? हाँ। 2 सेकंड में यहाँ दिखेगी। मतलब 4 सेकंड को काउंट नहीं किए जहाँ पे वो यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा ना। देखो 0 से 1 तक होती ना कभी भी काउंटिंग। हाँ सर। इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे, तो उसके बाद 1 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगी ना, फिर 2 सेकंड में यहाँ, फिर 3 सेकंड में यहाँ,
फिर 4 सेकंड में यहाँ पे आ गई है, ये बात इधर चल रही है, तो ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चल रही है। 1 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से इतना, दूसरे सेकंड में यहाँ पे आ जाएगी, तीसरे सेकंड में यहाँ पे, चौथे सेकंड में यहाँ पे। समझ गए अभी? यस सर। समझ गए अभी? अब 6 सेकंड बाद कैसा दिखेगा? 6 सेकंड बाद 6 सेकंड में कैसे दिखेगी? ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये t=4 सेकंड का हो गया। अब आप 6 सेकंड में देखो, ये 6 सेकंड में बताओ जल्दी, अब क्या होगा? तो 5 सेकंड में ये यहाँ, 6 सेकंड में ये यहाँ, तो 6 सेकंड बाद ये वाली पल्स यहाँ पे पहुंच जाएगी फर्स्ट नंबर की, इधर चल रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, और ये कहाँ पे जाएगी? 5 सेकंड में यहाँ पे, 6 पे यहाँ पे। तो ये वाली पल्स आपको यहाँ कहीं पे दिखेगी, फिर ओवर मतलब क्रॉस करने के बाद ये यहाँ कहीं पर आपको दिखेगी, एंड इट इज मूविंग विथ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये सेकंड वाली पल्स है। तो ओवरलैप होने के बाद फिर ये सेपरेट हो जाती है, मतलब वेव इस तरह से चलती है। ऐसा नहीं कि एक बार सुपर इम्पोज हो गया कहानी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। यहाँ सुपर इम्पोज होगा, यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फिर आगे निकल जाएंगे। तो सुपर पोजिशन इस तरह से होता है। अभी समझ गए या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए? डाउट है सर? हाँ सर, अगर एक वेव नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ चलती तो फिर वो दोनों दूसरे का एम्पलीट्यूड कम होने के बाद हमें कम रहता कि वो वापस नॉर्मल हो जाता? नहीं, देख ये यहाँ पर मान लो इसका मैं अपोजिट कर देता, नीचे लेता, तो ये नीचे से डायग्राम बनाते, जहां पर सुपर पोजीशन होता है इनका 6 सेकंड में या 4 सेकंड में यहाँ पे, तो यहाँ पर का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है, और उसके बाद फिर वापस यही वाला स्ट्रक्चर आ जाता है उसका। जैसा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले पहले, फिर बता रहा हूँ, ठीक है? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? अरे ले लिए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए सर। यस सर। पेज नंबर 6 पे। हाँ चलो, सेम क्वेश्चन रहने देता हूं मैं। अभी दोनों कैसे थे? दोनों के क्रेस्ट या दोनों सेम फेज में आ रहे थे ऐसे। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो सेकंड वाली पल्स है आपकी, उसको नीचे के डायरेक्शन में बना देता हूं मैं, ये ऐसी। बाकी सब कुछ आइडेंटिकल है, बस मैंने इसको नीचे बना दिया, एंड इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड इसकी हाइट अभी 0.5 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है अभी भी। दिस इज 12 एंड दिस इज 14 हियर। अब बताओ यहाँ पे क्या होता है? पहले दोनों वेव पल्स को आप अलग अलग ड्रॉ कर दो। ये 4 सेकंड में दोनों वेव पल्स कैसी बनती भाई? ये वाली पल्स तो ऐसी दिखती आपको, और जो दूसरी वाली पल्स आ रही है ये 8 और ये 10, दूसरी वाली पल्स जो ब्लू कलर की है वो नीचे से दिखती यहाँ पर इतनी। तो रिजल्टेंट पल्स कैसी आती यहाँ पर? रिजल्टेंट कितना बनता है? ये इतना पोर्शन यहाँ पर का खत्म हो जाता है, ये इतना बचता, और ये बाकी का पोर्शन ऐसा आता है। तो जो रिजल्टेंट पल्स है आपकी, वो ये रेड पेन के जैसे दिखती। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है। उसके बाद जब ये सेपरेट होती, तो ये तो ऐसा चली जा रही थी, ये वाली ऊपर ना जाकर ये नीचे से चलती भाई आपकी जो सेकंड वाली पल्स है। दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दिस इज द सेकंड पल्स। 6 सेकंड बाद फिर से वापस ये वाला स्ट्रक्चर आता है। तो दिस इज सेकंड पल्स, और ये जो ब्लैक पेन वाली है ये फर्स्ट पल्स है यहाँ पे, और जो रेड पेन से बनाया मैंने, ये कौन सी पल्स है? रेड पेन वाली। दिस इज रिजल्टेंट हियर। अभी समझ गए या नहीं? यस सर। और फिर आफ्टर सम टाइम जब ये पास हो जाती है एक दूसरे, तो ये ऐसी जाती है, ऐसी चलती है। ठीक है। तो सुपर पोजिशन इस तरह से होता है। ऐसा नहीं कि एक बार मिली और फिर कहानी खत्म हो गई। ये अपनी एनर्जी इधर भेज रहा है, ये अपनी एनर्जी इधर भेज रहा है। जैसे जब दो लाइट को आप वो करते हो ना, एक लाइट इधर से आ रही है, एक लाइट इधर से आ रही है, तो जहां पे मिलेंगे पार्टिकल वहां पे ठीक है, जो होना होगा होगा। उसके बाद फिर वो अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे और एनर्जी को लेते हुए जाएंगे। समझ गए कि नहीं? सर। हाँ बोलो। सर, अगर फर्स्ट वाले का भी एम्पलीट्यूड और डायमेंशंस दोनों सेम होते तो फिर बीच में वो 0 हो जाती ना पूरी?
हाँ, अगर ये और ये यहाँ पे बिल्कुल आइडेंटिकल कर देते तो यहाँ पे पहुंच के रिजल्टेंट 0 होता और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर वापस ये वाला सेव आ जाता। बट ठीक सर है, वो बढ़ेगा कैसे, क्योंकि एक दूसरे की तो एनर्जी उन दोनों ने कैंसिल कर दिए होंगे ना वहाँ पे। नहीं ना बेटा, एक्चुअल में यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ वो 0 हुआ, लेकिन जो डिस्टरबेंस है या जो एनर्जी वो तो कंटिन्यूअसली जा रही है ना, तो उस मूवमेंट पे होगा थोड़ा सा, फिर वो ये वाली जो वेव है जैसे ये आगे बढ़ गई, ये वाली इधर पे जा रही है, ये यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये इसका शेप और चेंज होगा, यहाँ से इधर आएगा तो फिर ये डिस्टरबेंस यहाँ अलग देखेगा, और जब ये यहाँ से पास होगी और ये इधर निकल जाएगी तो दोनों अपने शेप को वापस पा लेंगी फिर। समझ गए? हाँ सर। तो ये पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, पूरे डिस्टरबेंस का नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आके मिली और यहाँ पे खत्म हो गई उसके बाद आगे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी तुमने देखा दो लाइट से तुम फोकस मार रहे हो एक दूसरे के अपोजिट, तो बीच में आके खत्म हो जाएगा क्या? उसका उधर चला जाएगा, उसका उधर चला जाएगा। हाँ, बीच में जो होगा वो होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? यस सर। तो अभी वेव मोशन में भी ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। थोड़ा बड़ी सी जगह में मान लो पानी भर दो फ्लैट, और एक तरफ से एक पल्स जनरेट करो, दूसरी तरफ से जनरेट करो, वहां से पल्स जब आएंगी मिलेंगी तो वहां एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और फिर वो अपने अपने रास्ते पे चली जाएंगी। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। तो ये सुपरपोजिशन बेसिकली ये है इस तरह से। तो ये दो वेव पल्स को लेके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? ये जो डिस्कशन किए इस पे कोई डाउट है क्या?